हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने रस शास्त्र में क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में रस शास्त्र की परिभाषा, रस शब्द की निरुक्ति, रसेश्वर दर्शन और रस शास्त्र के प्रयोजन को पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ भेषज कल्पना, यानी कि आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि भेषज कल्पना क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में रस शास्त्र की परिभाषा को पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि क्या है रस शास्त्र। तो क्या है इसकी परिभाषा? तो जिस शास्त्र में रस है ना, जिस शास्त्र में रस जिसे पारद भी कहा गया है, ठीक है, मॉडर्न में से मरकरी कहते हैं, है ना, और इसका सिंबल क्या है? Hg, ठीक है। हाँ, तो जिस शास्त्र में रस से संबंध रखने वाले विभिन्न द्रव्य, रस के शोधन के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं और इन क्रियाओं में उपयोग होने वाले अनेक प्रकार के यंत्र, जैसे कि बात करते हैं मूसा, पुट आदि, तो इन सभी का वर्णन किया गया है, उस शास्त्र को क्या कहते हैं? उस शास्त्र को रस शास्त्र कहते हैं, ठीक है। हमने इसकी एक और परिभाषा देखी थी, जहाँ पर हमने ये बताया था कि जिस शास्त्र में रस को, रस यानी कि पारद को मुख्य द्रव्य मानकर, है ना, मुख्य द्रव्य मानकर, ठीक है, अनेक प्रकार के द्रव्यों का, है ना, अनेक प्रकार के द्रव्यों और अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के क्रम का जिस शास्त्र में वर्णन किया गया है उसे क्या कहते हैं? उसे रस शास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो इस परिभाषा से, है ना, रस शास्त्र की इस परिभाषा से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, कि ये जो रस शास्त्र है इसमें सिर्फ और सिर्फ पारद या रस की बात नहीं की गई है, यानी कि इस शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ रस या पारद के बारे में नहीं बोला गया है, यानी कि इसके बारे में ही नहीं बताया, बल्कि वे सभी धातुएं, है ना, वे सभी धातुएं जिनका उपयोग रोगों के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, रोगों के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है ना, उन सभी धातुओं का भी वर्णन किया गया है। क्योंकि यहाँ पे पारद या रस मुख्य द्रव्य है, इसलिए इस शास्त्र का नाम रस शास्त्र रख दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ पारद के बारे में पढ़ाया गया, नहीं, पारद को तो पढ़ाया है ना, लेकिन इसके साथ साथ वे सभी धातुएं जो रोगों के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग की जाती है उन सभी धातुओं का भी वर्णन किया गया है। जैसे कि बात करते हैं स्वर्ण हो गया, है ना, जैसे कि बात करते हैं तांबा हो गया, ठीक है, जैसे कि बात करते हैं लोहा हो गया, तो आदि धातुएं जिनका उपयोग किसमें किया जाता है? रोगों के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, उन सभी का भी वर्णन आपको रसशास्त्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस परिभाषा से आप ये लाइन को समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पारद का ही वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पारद मुख्य द्रव्य है, इसलिए इस शास्त्र का नाम हमने रस शास्त्र रख दिया, लेकिन यहाँ पे अनेक प्रकार के द्रव्य, अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के क्रम का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने रस शास्त्र की परिभाषा को पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको रस शब्द की निरुक्ति बताई थी, है ना, रस शब्द की निरुक्ति बताई थी, ठीक है, ठीक है। जहाँ पर हमने ये देखा था कि ये जो पारद है इसे रस क्यों कहा गया है ना, इसे रस क्यों कहा गया है? तो पारद को रस क्यों कहा गया है? पारद यानी कि मरकरी, और आप सभी को पता है मरकरी जो होती है इसका क्या होता है? लिक्विड नेचर होता है, क्या होता है? लिक्विड नेचर होता है, ठीक है, लिक्विड होता है एक प्रकार से, ठीक है। हाँ, यानी कि एक प्रकार से ये कैसा होता है, इसका जो स्वरूप होता है वो लिक्विड नेचर होता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो पारद है इसके पास अगर आप क्या करोगे, स्वर्ण आदि किसी भी धातु को लाओगे, है ना, इसके पास अगर आप क्या करते हो, स्वर्ण आदि किसी भी धातु को लाते हो, तो ये पारद क्या करता है, इस धातु का भक्षण कर लेता है ना। यानी कि इसके पास अगर आप क्या करोगे, किसी भी धातु को लाओगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप क्या करें, स्वर्ण को लाए, ठीक है, तो कुछ देर बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ से स्वर्ण गायब हो गया, यानी कि पारद ने क्या कर लिया, उसका भक्षण कर लिया, ठीक है। तो चूंकि ये क्या कर लेता है, किसी भी धातु का भक्षण कर लेता है, इसलिए पारद को क्या कहा गया है? रस भी कहा गया है, ठीक है। और इसके सेवन से क्या होता है? तो इसके सेवन से
इसके सेवन से रोगों का नाश होता है ना। इसके सेवन से क्या होता है, पारद या रस के सेवन से एक तो रोग का नाश होता है ना, दूसरा मृत्यु का नाश होता है, यानी कि व्यक्ति अजर अमर हो जाता है ना, और तीसरा वृद्ध अवस्था का नाश होता है। ठीक है, वृद्ध अवस्था है ना, वृद्ध अवस्था का नाश होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से पारद के सेवन के ये लाभ है। ठीक है, चलिए अब ना आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे भेषज कल्पना क्या है, व्हाट इज भेषज कल्पना, है ना। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, भेषज कल्पना क्या है। ठीक है, तो अगर आप इस भेषज कल्पना शब्द को देखोगे, है ना, अगर आप भेषज कल्पना शब्द को देखेंगे, अगर आप क्या करते हो, अगर आप भेषज कल्पना शब्द को देखेंगे, ठीक है, भेषज कल्पना, ठीक है, तो भेषज कल्पना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है भेषज, है ना, और दूसरा शब्द आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कल्पना। ठीक है, तो भेषज कल्पना में अगर आप भेषज की बात करते हैं तो भेषज शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप भैश्री भय धातु में अण प्रत्यय करते हो तो इससे क्या हुआ है, इससे भेषज शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, भेषज शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है भय, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, भय या डर। ठीक है, तो जिसके द्वारा क्या किया जाए, रोगों के भय का दूर किया जाता है ना, जिसके द्वारा रोगों के भय को दूर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भेषज या भेष कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भेषज, तो भेषज का अर्थ है कि जिसके द्वारा रोगों के भय का दूर किया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भेषज कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरा शब्द दिखाई दे रहा है कल्पना, कल्पना, है ना। अगर हम कल्पना की बात करते हैं तो कल्पना शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्रीप सामर्थ्य धातु में क्रीप सामर्थ्य धातु में अगर आप क्या करते हो, अच, है ना, अच या घी प्रत्यय करते हो, है ना, अच या घी प्रत्यय करते हो। ठीक है, तो इससे क्या बना है, इससे आपका कल्पना शब्द बना है, इससे क्या बना है, कल्पना या कल्प शब्द बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि जिन प्रक्रियाओं के द्वारा, है ना, एक मिनट, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि जिन प्रक्रियाओं के द्वारा किसी भी द्रव्य में रोग नाशक शक्ति को उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कल्प या कल्पना कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कल्प का मतलब क्या होता है, जिन प्रक्रियाओं के द्वारा किसी भी द्रव्य में रोग नाशक शक्ति को उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कल्प या कल्पना कहते हैं। तो किसी भी द्रव्य में, है ना, किसी भी द्रव्य में रोग नाशक शक्ति को कैसे उत्पन्न किया जाएगा, है ना, रोग नाशक शक्ति को कैसे उत्पन्न किया जाएगा, तो करण, है ना, करण या संस्कार के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी द्रव्य में रोग नाशक शक्ति को उत्पन्न किया जाता है। संस्कार क्या होता है, आप सभी जानते हैं, संस्कार का मतलब क्या होता है, संस्कारो ही गुण अंतराधान। क्या होता है संस्कार का मतलब क्या होता है, संस्कारो ही गुण अंतराधान, यानी कि किसी भी द्रव्य के गुणों में अंतर लाना,
गुणों में अंतर लाना ही क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। संस्कारो ही गुणांतराधान, यानी कि किसी भी द्रव्य के गुणों में अंतर लाना। गुणों में अंतर लाना यानी कि उस द्रव्य में जो गुण है उन गुण को या तो बढ़ा दो, है ना, उस द्रव्य में जो गुण है या तो उन गुणों को कम कर दो, है ना, या तो उसमें कुछ नए गुणों को ऐड कर दो। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम संस्कार कहते हैं। कैसे किया जाता है? तो इसके लिए कई सारी प्रक्रिया है। जैसे कि बात करते हैं, पहली प्रक्रिया है तोय सन्निकर्ष। तोय सन्निकर्ष, तोय का मतलब क्या होता है? जल, यानी कि जल के संयोग से, है ना। इसका उदाहरण आप देखिए, जैसे कि मान लो कोई द्रव्य जो कि क्या है? कठोर द्रव्य। तो उस कठोर द्रव्य को अगर आप क्या करोगे? कुछ देर तक जल में रखोगे तो वह द्रव्य क्या हो जाएगा? कुछ देर के बाद मृदु हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? पहले वो द्रव्य क्या था? कठोर था, तो उसके गुण में हमने अंतर ला दिया। तो एक प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया? संस्कार किया, है ना। और ये संस्कार किसके द्वारा किया गया? जल के सन्निकर्ष के द्वारा। ठीक है, दूसरा सन्निकर्ष जैसे की बात करते हैं, दूसरी प्रक्रिया हम जैसे संस्कार करते हैं वो क्या है? अग्नि सन्निकर्ष। अग्नि सन्निकर्ष, है ना। अग्नि सन्निकर्ष यानी कि अग्नि के साथ संयोग करके क्या करना? द्रव्य के गुण में चेंजेस लाना। जैसे कि बात करते हैं चावल। चावल क्या होता है? पकाने से पहले गुड़ होता है, लेकिन जब आप इसको क्या करोगे? अग्नि के संयोग में लाओगे, अग्नि में इसको पकाओगे, तो चावल क्या हो जाता है? लघु हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? उसके गुण में चेंज किया। किसके द्वारा? अग्नि सन्निकर्ष के द्वारा, है ना। तीसरा, और यहाँ पे इसका उदाहरण देखिए, जैसे की बात करते हैं मंथन, है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दही। दही क्या होता है? शोध करने वाला होता है, सूजन को लाने वाला होता है ना। लेकिन जब आप इसका क्या कर दो? मंथन कर दो, और मंथन के बाद दही को छाछ में कन्वर्ट कर दो, है ना। दही का मंथन कर दो और फिर छाछ बना दो। तो चूंकि दही क्या होता है? शोध करने वाला होता है। यहाँ पर हमने इसका संस्कार किया, जो कि क्या है? मंथन। तो अब यहाँ पे दही छाछ में कन्वर्ट हुआ, और छाछ क्या होता है? शोध को दूर करने वाला होता है ना। इसका एक और उदाहरण जिसकी बात करते हैं, काल। काल की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगली प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा संस्कार किया जाता है? वो क्या है? काल, है ना। काल, काल का मतलब क्या होता है कि जैसे की बात करते हैं, इसका बेस्ट उदाहरण है गेहूं। नए नए गेहूं क्या होते हैं? गुरु होते हैं, है ना। इसको लंबे वर्ष तक, मतलब 1 वर्ष तक रखो लगभग, तो वही गुड़ चावल क्या होता है? 1 साल बाद लघु हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ देर तक उस द्रव्य को रखा, तो हमने क्या कर दिया? उसके गुण में चेंज ला दिया, है ना। तो इस प्रकार से कई प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा, संस्कार के द्वारा क्या किया जाता है? किसी भी द्रव्य में रोगनाशक शक्ति को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? क्या होता है? भेषज क्या होता है? तो भेषज, भेषज शब्द की बात करते हैं, तो भैसरी बहे धातु में अगर आप क्या करते हो? अन प्रत्यय करते हो, इससे भेषज शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? भय या डर, है ना। यानी कि जिसके द्वारा रोग के भय को दूर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भेषज कहते हैं। और कल्पना, जिन प्रक्रियाओं के द्वारा किसी भी द्रव्य में रोगनाशक शक्ति को उत्पन्न किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भेषज और कल्पना दोनों शब्दों को मिलाकर अगर हम भेषज कल्पना की परिभाषा देखें, तो क्या हो जाएगा? भेषज कल्पना क्या हो जाएगा? भेषज कल्पना, तो भेषज कल्पना वह शास्त्र है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें द्रव्यों की अनेक प्रकार से कल्पना करके, है ना, द्रव्यों की अनेक प्रकार से कल्पना करके क्या किया जाता है? रोगों के भय को दूर किया जाता है। रोगों के भय को दूर किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भेषज कल्पना, तो जिस शास्त्र में द्रव्यों की अनेक प्रकार से कल्पना करके, मैंने आपको कल्पना बता दी, कल्पना कैसे की जाती है। ठीक है, तो यह कल्पना क्या होती है आपको मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? जिस शास्त्र में द्रव्यों की अनेक प्रकार से कल्पना करके रोगों के भय को दूर किया जाता है, उस शास्त्र को क्या कहते हैं? भेषज कल्पना। क्या कहते हैं? भेषज कल्पना। ठीक है, चलिए अब आप नोट्स में देखिए, तो मैंने आपको जितना समझाया उतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, तो क्या है निरुक्ति? तो भेषज कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भेषज और कल्पना, है ना। अगर हम भेषज शब्द की बात करते हैं, तो अगर आप क्या करते हो? भेषरी भय धातु में अन प्रत्यय करते हो, जिससे आपका भेष या भेषज शब्द की उत्पत्ति होती है ना। भेष को भय के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है ना, यानी कि भेष का मतलब क्या होता है? भय। ठीक है, तो भेषज का मतलब क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे उसका अर्थ बताया, यहाँ पे भेषम रोग भयम जयति येन इति भेषजम तस्य भावः कर्म वा भेषजम। ठीक है, हाँ, तो क्या बोला यहाँ पे? जिसके द्वारा रोग के भय को दूर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भेषज कहते हैं। और भेषज के भाव या कर्म को ही क्या कहा गया है? भेषज कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कल्पना की बात करें, तो कृप सामर्थ्य धातु में अगर आप क्या करते हो? अच या घी प्रत्यय करते हो, है ना, तो इससे क्या हुआ है? इससे आपका
कल्पना या कल्प शब्द की व्युत्पत्ति होती है ना। इसका अर्थ क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी द्रव्य में विभिन्न कार्यों को संपादित करने की शक्ति उत्पन्न की जा सके, या एक ये परिभाषा दूसरा उन्होंने क्या बोला जो मैंने आपको बताई थी कि जिन प्रक्रियाओं के द्वारा द्रव्य में रोगनाशक शक्ति को उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कल्प या कल्पना कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम दोनों को मिला के देखें तो भेषज कल्पना क्या है, भेषज कल्पना वह शास्त्र है जिसमें क्या किया जाता है, द्रव्य के अनेक प्रकार की कल्पना करके क्या किया जाता है, रोग के भय को दूर किया जाता है। ठीक है, चलिए या आप एक शॉर्ट में देखें, तो जिस शास्त्र में क्या किया गया है, जिस शास्त्र में द्रव्यों को औषधि में परिवर्तन करने के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, उस शास्त्र को क्या कहते हैं, भेषज कल्पना। क्या बोला मैंने, तो जिस शास्त्र में द्रव्यों को औषधि में परिवर्तन करने के लिए अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है, उस शास्त्र को क्या कहते हैं, भेषज कल्पना, है ना। और वो प्रक्रिया क्या है, तो एक प्रकार से करण या संस्कार ही है। किसी भी द्रव्य में गुण चेंजेस किसके द्वारा लाएंगे, करण या संस्कार के द्वारा लाएंगे, है ना। तो भेषज कल्पना में क्या करता है, अनेक प्रकार के करण या संस्कार के द्वारा उस द्रव्य को औषधि में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से औषधि का निर्माण कैसे होता है, ये सब डिस्कशन किसमें किया गया है, भेषज कल्पना में किया गया है। ठीक है, चलिए तब देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए आचार्य चरक के अनुसार भेषज कल्पना की परिभाषा देखिए, तो कल्पना में संस्कार द्वारा गुण अंतर्धान किया जाता है ना, जो द्रव्य के साथ, जैसे कि हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला गया, कल्पना मैंने आपको बताया था, कल्पना का मतलब क्या होता है, तो जिन प्रक्रियाओं के द्वारा किसी भी द्रव्य में रोगनाशक शक्ति को उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं, है ना। रोगनाशक शक्ति को कैसे उत्पन्न किया जाएगा, संस्कार के द्वारा किया जाएगा। संस्कार का मतलब क्या होता है, गुण अंतर्धान, यानी कि किसी द्रव्य के गुणों में चेंजेस लाना है, क्या कहलाता है, संस्कार कहलाता है। संस्कार किसके द्वारा लाए, मतलब संस्कार की कौन कौन सी प्रक्रिया है, तो पहली प्रक्रिया यहाँ पे बताई, तोय सन्निकर्ष यानी कि जल के संयोग के साथ, जो कि मैंने आपको उदाहरण के ऊपर बताया। दूसरा अग्नि के संयोग के साथ। तीसरा शौच यानी कि शुद्ध करके, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो विष, है ना, विष क्या होता है, मारक होता है, लेकिन विष का शोधन कर लो, उसे स्वच्छ बना लो, है ना, मतलब कई प्रक्रियाओं के द्वारा उसका शोधन कर दो तो वो क्या हो जाता है, औषधि बन जाता है एक प्रकार से, है ना। मंथन का उदाहरण मैंने आपको दिया। देश, तो किसी भी द्रव्य को किसी विशेष देश में रखने से उस देश के गुण किस में आ जाते हैं, उस द्रव्य में आ जाते हैं। अगर आप लंबे देर तक किसी भी द्रव्य को एक पर्टिकुलर स्थान रखेंगे तो उस स्थान के जो गुण है वो भी उस द्रव्य में आ जाएंगे। तो एक प्रकार से देश के द्वारा भी लाया जाता है संस्कार, है ना। काल की बात करते हैं, है ना, संस्कार किया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, काल की बात करते हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया, गेहूं, है ना, वो नया क्या होता है, गुरु होता है। 1 वर्ष तक रखो तो वो लघु हो जाता है ना। तो किसी भी द्रव्य को लंबे समय तक रखने से क्या किया जाता है, उसके गुणों में चेंजेस लाया जा सकता है ना। तो एक प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण आपको दिया, है ना, वासन माने कि सुगंधित द्रव्यों को मिक्स करके, ठीक है, भावना के द्वारा भाजन या पात्र, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि बात करते हैं तांबे में 10 दिन तक अगर आप क्या करो, तांबे का जो पात्र है उसमें अगर आप क्या करते हो, 10 दिन तक घी रखते हो तो वो घी क्या होता है, विष बन जाता है ना। तो इस प्रकार से कई सारी प्रक्रियाओं के द्वारा संस्कार किया जाता है और संस्कार से द्रव्यों में गुणों का अंतर लाया जाता है ना। और इस प्रकार से इन द्रव्यों को औषध में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार व्याधि को दूर करने के लिए उपयोग ली गई चिकित्सा विधि को भेषज कहते हैं। विभिन्न औषध द्रव्यों की चिकित्सार्थ संस्कार द्वारा की गई युक्त योजना को भेषज कल्पना कहते हैं, है ना। तो एक प्रकार से मैं आपको ऊपर जो बताया तो वो एकदम आसान है। क्या बोला, जिस शास्त्र में द्रव्यों की अनेक प्रकार के कल्पना के द्वारा, है ना, क्या किया जाता है, किसी भी रोग के भय को दूर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भेषज कल्पना, है ना। और कल्पना यानी कि एक प्रकार से उसमें क्या किया जाता है, करण या संस्कार किया जाता है, और करण या संस्कार के द्वारा उस द्रव्य को औषध में कन्वर्ट किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, भेषज कल्पना। ठीक है, ठीक, हाँ। अब देखिए, अब भेषज कल्पना में 2 प्रकार की कल्पनाओं का समावेश किया गया है। जैसे कि बात करते हैं, पहला क्या है, औषधि कल्पना, और दूसरा क्या है, आहार कल्पना। औषधि कल्पना क्या होता है, औषधि कल्पना वह विज्ञान है जिसमें क्या किया गया है, जिसमें द्रव्य को
औषधि में परिवर्तन करने के लिए जो जो प्रक्रियाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या है औषधि कल्पना? औषधि कल्पना वह विज्ञान है जिसमें किसी भी द्रव्य को औषधि में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है ना। ये दो प्रकार का है, एक तो मौलिक कल्पना, दूसरा क्या जाएगा व्युत्पन्न कल्पना। मौलिक कल्पना जैसे कि बात करते हैं स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, इसको पंचविध कसाई कल्पना के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, और इसके ये जो पंचविध कसाई कल्पना है ना, ये एक प्रकार से प्राथमिक कल्पना है और इसके द्वारा ही अनेक प्रकार की कल्पना, जैसे की बात करते हैं अवलेह, गुटिकावटी, स्नेह, समधान, क्षीरपाक आदि की कल्पना की जाती है। यानी कि ये क्या है प्राथमिक कल्पना है और इसके द्वारा ही फिर बाकी सब अवलेह, वटी है ना, जड़ी बूटी ये सब बनाया जाता है। ठीक है, और अगला यहाँ पे क्या है आहार कल्पना है ना। आहार कल्पना का मतलब क्या जाएगा आहार कल्पना है ना। आहार कल्पना, तो इसमें क्या किया गया है, इस कल्पना में क्या किया गया है, इसमें आहार की कल्पना कुछ इस